में निर्भर सर्व कार्येषु सर्वदा। तो कार्यों में जो विघ्न आते हैं उनको पार करने के लिए जैसा उत्साह चाहिए वो जिन अनूप भाइयों जी के पास है वो बिल्कुल उत्साह से उनके पीछे जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस हिंदी भाषा के प्रेम को आगे रखते हुए अनन्य शीर्षक से कुछ नया करने का प्रयास करते हुए हम सबको जोड़कर यहाँ पर इस निमित्त एकत्रित होने का अवसर दिया है। तो गणेश जी का स्मरण करते हुए मैं भारत में भी विशेष रूप से शांति की प्रार्थना आज कर रहा हूँ, क्योंकि आपने भी मेरी तरह देखा होगा कई स्थानों पर कई कारणों से भारत में अग्निपथ जैसा अलग रूप में बन गया है। तो भाषा के साथ में जो कुछ घटनाक्रम होता है उसका एक संबंध यूं हो जाता है कि भाषा साहित्य से, संवेदना से, सोच से, सृजन से सबके साथ जुड़ी है। और हिंदी भाषा हमें उस तरह से संस्कारित करती है जहां हम तुलसीदास जी का भी स्मरण करते हैं तो आधुनिक रचनाकारों की तरफ भी जाते हैं। कार्यक्रम जिस निमित्त है उस तरफ बढ़ते बढ़ते भी मैं आप सबसे मुस्कुराने का अनुरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुस्कुराए बिना अनूप जी का स्वागत करने का आनंद नहीं आएगा। और अनूप जी का स्वागत करना आज विशेष रूप से एक अलग उल्लास के साथ हो रहा है, क्योंकि तकनीकी के साथ जुड़े हुए रहने के अलावा इनके भीतर जो सबको जोड़कर साहित्य की तरफ उनका ध्यान मोड़ने का जो भाव रहा है वो कई वर्षों से हम देखते रहे हैं। और उनके परिचय में बस ये तो मैं याद करना ही चाहूंगा कि वो 13 साल के थे तब उनकी एक कविता पहली बार किसी पुस्तक में प्रकाशित हुई। उसका जो नशा है वो शराब है। और जब मनुष्य को आनंद नहीं आएगा कोई कार्य करने में तो वो उस कार्य के साथ बहुत दूर तक जा नहीं सकता है। तो आनंद के साथ अनन्य की तरफ बढ़ते हुए ये जो अनूप जी का 1983 में अमेरिका में आना हुआ है, तब से इनके भीतर रजनी जी के सानिध्य से भी और दोनों में काव्य संस्कार पूरी तरह जागृत रहे हैं। उसका लाभ समय समय पर हमें मिलता है। पर एक कवि एक कुशल प्रबंधक हो ऐसा कम होता है। अनु जी में वो वाली जो गुणवत्ता है उसका लाभ कई संगठनों को मिलता है। कई वर्षों से बहुत बड़े अच्छे जो साहित्य के पुरोधा कवि हैं उनके अमेरिका आने के पीछे आपका बहुत समर्पण रहा है। उनमें से कुछ नाम लेकर मैं गौरवान्वित इसलिए हो रहा हूँ कि गोपाल दास नीरज जी हुए, अशोक वाजपेयी जी हुए, सोम ठाकुर जी हुए, कुमार बेचन जी और अभी हम अशोक चक्रवर्ती जी को देखेंगे भी। इनमें से कुछ के साक्षात्कार भी मुझे अनूप जी के निमित्त लेने का अवसर हुआ। और मैं बहुत अनौपचारिक होते हुए जब बहुत सारी बातें अनूप जी के बारे में करने की है उनको नहीं करते हुए उनको बुलाऊंगा तो मुझे पता है वो उससे नाराज नहीं होंगे। तो इसलिए वो हिंदी और टेक्नोलॉजी के ऊपर विशेष उनका काम है। और एक विश्व हिंदी सचिवालय ने भी आपका जो हिंदी भाषा में योगदान रहा है उसको पहचान की है। तो मुझे ये देखना है कि आप में से रजनी जी को तालियां बजाने में कौन लीड कर सकता है। धन्यवाद अशोक भाई इतने सुंदर परिचय के लिए। आदरणीय काउंसिलर जनरल श्री रणजीत जायसवाल जी, विपुल जी, वरुण जी, मैं अभिभूत हूँ। संक्षेप में इतना ही कहूँगा, लेकिन उत्साहित भी बहुत हूँ, प्रसन्न भी बहुत हूँ। ये एक स्वप्न देख रहा हूँ मैं जो साकार होने वाला है। किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर किसी पूर्णतः स्वयंसेवी संस्था को एक पत्रिका चलाने का दायित्व देना और उस पर उन पर विश्वास करना सरल बात नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं भारतीय कौंसिल आवास न्यूयॉर्क को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय जायसवाल जी को,
सुमन सिंह जी को मैं विशेष रूप से, जिन्होंने ये संभव करके दिखाया, और सभी को। तो जब कोई काम सबसे पहले किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो एक उत्साह तो जरूर होता है, लेकिन एक थोड़ा डर भी होता है, एक आशंका भी होती है कि कैसे ये संभव हो पाएगा। मैंने अपने संपादकीय में लिखा है, और मैं उसको दोहराना चाहता हूँ बड़े स्पष्ट शब्दों में, कि मैं कोई बहुत बड़ा साहित्यकार नहीं हूँ, मुझे संपादन का भी कोई विशेष अनुभव नहीं है। कॉलेज के दिनों में कभी पत्रिका संपादन की थी, लेकिन पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे विचारों में पूरी ईमानदारी है। हमें मालूम है हम क्या करना चाहते हैं, हमें अपनी सीमाएं मालूम है, लेकिन हमें अपनी शक्तियां भी मालूम है। हमारे साथ एक अच्छी टीम है, हमारे साथ एक समर्थ संपादक मंडल है, और हमारे साथ में बहुत से मित्रों और हिंदी प्रेमियों का पूरा सहयोग है। ये हमें शक्ति देता है, और यही हमें विश्वास दिलाता है कि हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूं, हम यहां तक पहुंचे कैसे हैं। तो करीब 8-9 महीने पहले हमें एक विचार आया, बहुत सीधा सा विचार था। हमने कहा कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर विचार और मंथन तो बहुत हो रहा है, और अक्सर ये बातें आती हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकारी संस्था को ये करना चाहिए, और वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि वो तो जरूरी है ही, लेकिन हम खुद क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोचें। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम खुद कर सकते हैं। तो हमने एक स्वयंसेवी संस्था शुरू की, और उसका बहुत ही सरल सा नाम रखा हमने, हिंदी से प्यार है ना। तो सीधी सी बात है कि हमने कहा कि हमसे जुड़ने के लिए और हिंदी के लिए कुछ करने के लिए आपको हिंदी का विद्वान होना जरूरी नहीं है। अगर आप विद्वान हैं तो अच्छी बात है, और हम आपकी विद्वता का पूरा लाभ उठाएंगे। लेकिन अगर आप विद्वान नहीं भी हैं, लेकिन सिर्फ आपको हिंदी से प्यार है, तो हमारा ये मानना है कि बहुत से हिंदी के ऐसे जरूरी काम हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं। तो इन्हीं को लेकर हमने हिंदी से प्यार है समूह की शुरुआत की, और उसमें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे पास अब करीब 500 से अधिक स्वयंसेवक पूरे विश्व में कम से कम 40-50 देशों में फैले हुए हैं। और हमने कुछ ऐसी जरूरी योजनाओं पे काम किया जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं ये पृष्ठभूमि सिर्फ इसलिए देना चाहता था कि हम उसी प्रयास के, उन्हीं स्वयं सेवकों के सहयोग, उन्हीं की शक्ति के आधार पे हम सोच सके कि हम एक ऐसी वेब पत्रिका निकाल सकते हैं, और उसमें हमें कौंसिल आवास का पूरा सहयोग मिला। तो इस तरह से हम लोग, ये आपको हमें बताना चाहता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड, कि ये हमारी परियोजनाएं चल रही हैं। आप थोड़ा ऊपर जाए तो हम शुरू करते हैं हिंदी से प्यार है के बारे में। मिलजुल कर कुछ करें हिंदी के लिए, हिंदी वालों के लिए। आगे बढ़े हम। तो ये हमारी कुछ परियोजनाएं हैं जिनके बारे में आप, हमारी वेबसाइट बहुत सिंपल है, हिंदी से प्यार है .com, और इस पे हमारी जो परियोजनाएं हैं, साहित्यकार तिथिवार में हम हर रोज एक साहित्यकार पर एक आलेख निकालते हैं। और ये सरल काम नहीं है, आप सोच सकते हैं, हर रोज साहित्यकार पर एक लेख निकालना। साहित्यकारों की वेबसाइट्स हम लोग बना रहे हैं। नरेंद्र कोहली जी की हम लोग बना चुके हैं, धूमिल जी ने हमने बनाई है, धर्मवीर भारती जी पे काम चल रहा है, सुषम बेदी जी जो हमारी सबकी प्रिय थी, उनकी हमने वेबसाइट बनाई है। प्रवासी लेखकों का रचना संसार, हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी कौन सी किताबें निकली हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। 100 काल्पनिक पुस्तकें एक अपने आप में प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 100 काल्पनिक पुस्तकों का चयन कर रहे हैं, और उन पे हम 5-5, 7-7 मिनट के वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि अगर आप उस किताब के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 5 मिनट खर्च करने होंगे, और आपको पता लग जाएगा कि उस किताब में क्या अच्छा है, क्या नहीं है, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। खेत खेत में हिंदी पत्रिका चल रही है,
विदेशी संस्थानों में हिंदी शिक्षा पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो बहुत से आप इसमें जाके देखिएगा, इसमें बहुत से काम चल रहे हैं आगे। और यहाँ तक ये तो हुआ हिंदी से प्यार है। अब हम आते हैं पत्रिका पर। पत्रिका हम लोग हर माह निकालेंगे, 1 तारीख को आपको मिलेगी, वेबसाइट पर मिलेगी। उसके 2 तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। एक तो आप PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होगी, और एक हम उसको फ्लिप बुक की तरह आपको देंगे, तो आप किताब की तरह उसको पढ़ पाएंगे। किताब के पढ़ने पलटने का जो आनंद होता है, किताब के पढ़ने पलटने में जो आवाज होती है, वो सब आप देख पाएंगे। तो ये हमारी अन्य की टीम है, आप देख रहे हैं। ये टीम एक्चुअली आपको बाद में दिखाएंगे, पर ये तो आज के डॉक्टर जगदीश व्योम हमारे संपादक हैं, डॉक्टर हरीश नवल जो हमारे बीच में हैं, हमारे संपादक सलाहकार हैं, विजेंद्र विज कला संपादक हैं, और बाकी आप देखेंगे। बाकी संपादक मंडल की बहुत ही अच्छी टीम है, और हमें बड़ा गर्व है। पहला अंक जो निकाल पाए हैं उसको हम लोग देख पाएंगे आज। यहाँ तक 2 बातें मैं और कहना चाहूंगा पत्रिका के बारे में, कि जब आप कोई पत्रिका निकालने लगते हैं तो 2 सवाल उठते हैं। पहला है भाषा का, कि उसकी पत्रिका की भाषा कैसी हो, और दूसरा होता है कि उसमें विषयों का चयन कैसा हो, किस तरह की बातें हो। तो यहाँ पर हमने एक शब्द जो मैं इस्तेमाल करूंगा कि वो है संतुलन। हमने दोनों तरह से भाषा में और विषयों के चयन में एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। हमने कोशिश की है कि भाषा ऐसी भी ना हो जो कि किसी को समझ में ना आए, और ऐसी बालारू भी नहीं हो जो हम पढ़ते हुए हमें शर्म आए कि ये हम क्या हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हमने भाषा के बारे में एक ऐसी भाषा चुनी है जो कि आसानी से गाहे हो, जिसको आप समझ सकें, जिसको आप महसूस कर सकें। और जहां तक विषयों का सवाल है, उसमें भी हमने विविधता लाने की कोशिश की है। उसमें कहानियां होंगी, कविताएं होंगी, लेख होंगे, व्यंग होंगे, कार्टून होंगे, और यहाँ के प्रवासी भारतीयों से जुड़ी जिंदगी की बातें होंगी जो आपको और पत्रिकाओं में नहीं मिलेंगी। जहां तक लेखकों का सवाल है, हमने उसमें भी संतुलन लाने की कोशिश की है। अधिकांश लेखक हमारे खुद के अमेरिका से होंगे, लेकिन हमने उसको सीमित नहीं किया है। हम एक वैश्विक पत्रिका बनना चाहते हैं, तो उसमें हमें विश्व के और भी हमें लेखकों, कवियों का उसमें स्वागत है, लेकिन एक उसमें निश्चित अनुपात रहेगा अमेरिका के लेखकों का। और जहां तक विषयों का सवाल है, उसमें हमने और भी तकनीकी से जुड़े हमने विषय, जो एक लेख होगा उसके अंदर आप देखेंगे इस अंक में, उसमें चित्रकला के बारे में, कलाओं के बारे में लेख होंगे। इस अंक में हमने एक लेख लिया है। और बच्चों की कविताएं, बच्चों की रचनाएं होंगी, हमने इसमें बच्चों के हाइकू लिए हैं इस अंक में। तो आपको विविधता मिलेगी, आपको भाषा की सरलता मिलेगी, और आनंद आएगा। एक हमारा जो सूत्र वाक्य है, हिंदी से प्यार है, हम कहते हैं अपनी भाषा में मुस्कुराना सीखिए। तो बड़ा सरल सी बात है कि अगर आप अपनी भाषा में मुस्कुराएंगे तो बहुत से काम अपने आप आसान हो जाएंगे, हमारा ये सोचना है। और दूसरी बात हम कहते हैं कि भाषा का बोझ मत उठाइए, भाषा का आनंद उठाइए। हम भाषा को एक दायित्व की तरह, बोझ की तरह नहीं लेना चाहते, हम उसे आनंद के साथ जीना चाहते हैं। और ये जो अनन्य पत्रिका है, ये उसी आनंद की प्राप्ति का मार्ग है। तो आनंद लीजिए और हमसे जुड़िए। हमारा पता है बड़ा सरल सा, हिंदी से प्यार है .com हमारी साइट है, हिंदी से प्यार है @gmail.com हमारी ईमेल है, अनन्य.पत्रिका हमारा पत्रिका का पता है। हमें उस पर लिखिए, हमसे जुड़िए। हमें आप सबकी जरूरत है, क्योंकि हमारी टीम कितनी भी सक्षम हो, हम सफल तब तक नहीं होंगे जब तक हमें आपका सहयोग नहीं मिलेगा। तो हमें आपका सहयोग चाहिए, हमें आपके सुझाव चाहिए, और हम ये वादा करते हैं कि हम बिल्कुल खुले दिमाग से उन सुझावों को सुनेंगे और उन्हें हम लाने की कोशिश करेंगे। अभी बस इतना ही, धन्यवाद। अब हम कुछ हमारे पास हमारे मित्रों के शुभकामना संदेश आए हैं।
मित्रों के, मैं क्या कहूँगा, हमारे बड़े बड़े साहित्यकारों के, हिंदी प्रेमियों के, विश्व भर के थे। तो सबसे पहले हम सुनेंगे अशोक चक्रधर जी को, जिन्हें आप सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने हमें बताया है कि इस अनन्य का नाम का अर्थ क्या है, अनन्य होने का अर्थ क्या है। तो चलिए हम मिलते हैं डॉक्टर अशोक चक्रधर जी से, जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। उन्होंने वहां से संदेश भेजा है। डॉक्टर अशोक चक्रधर। मैं सभी अनन्यों को प्रणाम करता हूं। न्यूयॉर्क में भारत के प्रधान कौंसल माननीय श्री रणधीर जायसवाल, इस हिंदी उत्सव के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र गंभीर, पत्रिका के प्रणेता प्रबंध संपादक देवर अनूप बालू, संपादक डॉक्टर जगदीश गिरो, कला संपादक श्री विजेंद्र विज, आज के संचालक श्री अशोक व्यास और मेरे अनन्य मित्र, अनन्य के संपादन सलाहकार डॉक्टर हरीश नवल और सामने सीट पर या दूरस्थ नेट पर बैठे हिंदी के अनन्य प्रेमी। ये अनन्य क्या है? प्रसिद्ध भाषा शास्त्री विटगेन्स्टाइन ने कहा था कि बिना भाषा के किसी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, और हम जानते हैं कि बिना अनन्यता की भाषा नहीं बनती। पहले भाषा माँ के स्पर्श और दर्शन के साथ मिलती है, धीरे धीरे अनुभवों के साथ शब्द भंडार बढ़ता है, फिर से आती है नैनों की घनत्वपूर्ण भाषा। वो किसी एक अन्य को अपना बनाने के लिए, एक एकम एक हो जाने के लिए होती है। और जब आप अनेक के साथ अनन्यत्व चाहे तो उसके लिए मुख से निकली हुई प्रिय ध्वनियां जो कर्णप्रिय हो, या जीवनोपयोगी सूचनाएं, लोकाचार समझाएं, हमारी सभ्यता और संस्कृति की व्याख्या करें, या मनुष्यता के मानक मूल्य प्रदान करें, यह सब परस्पर अनन्यता के बिना संभव नहीं है। हिंदी तो बड़बोलेपन से दूर बहुत ही सौम्य भाषा है, प्रेम का धागा कहलाती है, संवेदना को महत्व देती है। लेकिन अब वो कोई भावुकता वाली भाषा नहीं रह गई है। भाषा प्रौद्योगिकी की सुविधाओं में विश्व की किसी भाषा से कम नहीं है। ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ा रही है। आज हिंदी भाषा क्षेत्र में जहां जहां कमियां हैं, तो वे हिंदी प्रेमियों और हिंदी के विद्वानों के लिए चुनौती है कि अपनी भाषा को अनन्य मानते हैं तो अपने प्यार को सकारात्मक परिणामों तक पहुंचाए। विश्व को एक कुटुंब बनाने की उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। मैं आपको पुनः अनन्य के लोकार्पण पर बधाई देता हूँ। काश मैं अपनी बधाई आपके बीच में करता हूं। सुनेंगे श्री टोमियो मिज़ोकामी जी को। टोमियो मिज़ोकामी जी जापान में रहते हैं और हिंदी से प्रेम करने वाले उनसे बड़ा मैंने व्यक्ति नहीं देखा। पद्मश्री से सम्मानित हैं, भारतीय विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हैं और बहुत ही प्रेम रखते हैं हमारे प्रति। तो हम उनको सुनेंगे। टोमियो मिज़ोकामी जी जापान से। न्यूयॉर्क के प्रधान भारतीय कौंसलावास की ओर से हिंदी की एक नई पत्रिका अनन्य का प्रकाशन होने की बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वैसे सन 2007 में आयोजित 7वीं विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर भी न्यूयॉर्क के प्रधान भारतीय कौंसलावास हिंदी के विकास में एक नई भूमिका, एक बहुत बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। न्यूयॉर्क न केवल अमेरिका की आर्थिक राजधानी है, बल्कि समस्त भारतेतर देशों में हिंदी का घर बने, यही मेरी कामना है।
अनन्य जिसका ये नाम बताता है कि ये एक अतुलनीय या अभूतपूर्व पत्रिका के रूप में फले फूले। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। धन्यवाद। तो ये जापान से हिंदी का प्रेम जो आया है उसका आनंद अपने साथ रखते हुए भाषा की बात होते हुए जो पीढ़ी हमारी आनी चाहिए उसको नहीं देखते हुए भी सबके चेहरे पर एक अलग प्रकार का भाव रहता है। उसमें चेहरों पर ऐसा लिखा हुआ दिखने लग जाता है कभी कभी कि ये कब कार्यक्रम खत्म होगा, कब खाना शुरू होगा। ऐसा है तो दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा मेरा आपसे आग्रह। तो ये आग्रह करने के पीछे जो स्वतंत्रता मैंने ली वो क्या है, हास्य और व्यंग्य के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि हमारा सौभाग्य है। जायसवाल जी के साथ भी इस बात को मैं रेखांकित उनकी उपस्थिति में करना चाहूंगा कि हिंदी भाषा के जो मूर्धन्य साहित्यकारों में से जो व्यंग्य के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखने वाली एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आ जाए। और जैसे हम कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया, तो उनको हिंदी भाषा साहित्य के जो बड़े बड़े रचनाकार हुए हैं उनके बारे में इतनी गहन उन्होंने जैसे आत्मसात कर लिया हो और उनके नाम के साथ में एक नूतनता तो जुड़ी हुई है। और विधिवत बात में यह है कि जब मैं डॉक्टर हरीश धवल जी को आमंत्रित करने वाला हूँ तो ये भी बात है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 दशकों से अधिक समय तक छात्रों के बीच में रहे, फिर भी वो अपने भीतर कहीं न कहीं ज्ञान की ललक छात्र वाली बचाए रख गए और अपने एमलिट क्या पीएचडी बहुत सारी उपाधियां प्राप्त की है। इनके कार्यों पर भी लोगों ने पीएचडी करी है। आपकी जो रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, पुस्तकें जो प्रकाशित हुई उनकी संख्या भी ऐसी है कि जैसे संदीप तेंदुलकर साहब उन्होंने जैसे शतक लगाए उस तरह से नवल जी ने लगाए हैं और 2000 रचनाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। उसमें से एक पुस्तक है जो भी थोड़ा बहुत हिंदी में रुचि रस लेता है तो बागपत के खरबूजे तो बहुत लोगों को याद होगी। तो उसमें आपको युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और भारत सरकार ने गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया और एक व्यंग्य श्री सम्मान होता है उससे भी आप सम्मानित हुए। परिचय थोड़ा थोड़ा कराते हुए ऐसा मुझे लगता है कि जब वो आएंगे तो हमारे अंदर होगी ये कौन मनुष्य है, कहाँ से आया है, ये क्या है। तो इनको कई अंतर्राष्ट्रीय सवाल हुए, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, वो सबके साथ तो आप जुड़े रहे हैं और एक भारत सरकार की प्रतिष्ठित पत्रिका गगनांचल है उसके भी आप संपादक रहे हैं। और इसके अलावा भी कई बातें हैं जिनको मैं भी स्किप कर दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बात इनकी स्वागत करने से पहले स्वतंत्र रूप से कह दूंगा क्योंकि व्यंग्य में थोड़ी सूचना ली जा सकती है। तो मुझे ऐसा कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि आप टीवी पर बोलते हुए बहुत अच्छे लगते, तो मैं खुश हो गया। तो वो पलटने के बाद उन्होंने कहा कि लेकिन सामने हो तो हम चैनल चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं खुद ही अपने आप को चेंज करने वाला हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा हमारे जो आईटी संस्थान के साथ में मैं संबंधित हूँ तो वो कैमरा में आ नहीं पाया, तो मैं थोड़ा जैसे हम भारतीय भाषा में कहते हैं जुगाड़ थोड़ा सा मैं करने का 30 सेकंड का समय लेगी और फिर मैं हरीश जी के लिए तालियां बता दूंगा आपसे। जुगाड़ इतना अच्छा नहीं, मैं याद रख लेता हूँ तो पुणे जो कुछ मैंने उनके सम्मान में कहा उसको आप स्मरण में रखते हुए उनके लिए बहुत बहुत आभार अशोक व्यास जी। और आपके कहे मुताबिक मैं कोशिश नहीं कर रहा, सचमुच मुस्कान आ रही है। और ये बात आपने ठीक की है कि जब भाषा की बात करें तो जो हमारे मन में अपनी माँ के प्रति होता है वो उसका एक रूप आना चाहिए। माँ का कोई चेहरा नहीं होता, माँ का कोई रूप रंग नहीं होता, माँ के लिए भाव होता है। वो भाव हमें अपनी भाषाओं के लिए अपने मन में रखना ही चाहिए।
और आप सबने रखा है, इसीलिए आप इतनी दूर दूर से चल कर के, मैंने देखा कि न्यूयॉर्क तक आना कितना कठिन है, और जिन गलियों से होकर के, जिन रास्तों से होकर हम आए हैं, तो उसके लिए कितना समय चाहिए। तो जब समय की सीमा को समाप्त करके आप यहाँ आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमसे अधिक ज़्यादा सौभाग्यवान कोई नहीं है कि आप आज इसके साक्षी हैं कि एक अनन्य नामक पत्रिका आपके सामने उसका लोकार्पण होगा। मैं जैसा लोग भागवत के लिए तो इतना कुछ कह दिया, अब अशोक व्यास जी जैसे शब्द तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो तो व्यास है, आप जानते हैं कि जो महाभारत लग सकता है तो उसके आगे हम तो समाज भी नहीं है। अनूप जी के लिए मैं तो इतना कहूँगा कि हिंदी के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति, कि जो किसी भी तरह से बड़े किसी भी तरह से तो नहीं, किसी भी तरह से तो उनके प्रयत्नों के लिए कह रहा हूँ कि वो हिंदी को स्थापित, पुनर्स्थापित और प्रसारित करने के योग में जुटे रहते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ वो हिंदी के विश्व राजदूत हैं, और मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ ही बैठे हुए रणवीर जी वो राजदूत हैं। जहाँ तक श्री जायसवाल जी का सवाल है, ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र का एक प्रमुख कौंसलावास, जिसके प्रमुख प्रधान कौंसिल श्री रणधीर जायसवाल है, वो इस बात की न केवल अनुमति दें बल्कि बहुत मुदित मन से इस पत्रिका के लोकार्पण के लिए न केवल स्वीकृति दें, उससे पहले जो एक लंबा अभ्यास हुआ है, जिसे एक्सरसाइज बोलते हैं सरल भाषा में, वो अनु भार्गव जी के साथ उन्होंने की, इस बात के लिए कहा कि ये पत्रिका हम प्रसारित करेंगे। मैं रणधीर जायसवाल जी को मेरा सौभाग्य कि मैं उनको जानता हूँ। तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था उस कॉलेज के बहुत ही होनहार छात्र रहे हैं हिंदू कॉलेज के, और उनके कारण हमारे हिंदू कॉलेज का नाम होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, हाँ बजा सकते हैं तो बात की जो गुरु होता है, जैसे मैं आया तो दरवाजे पर मिले उनका वो गुरु जी आप बने हैं। देखिए जो टीचर होता है ना, चाहे वो अध्यापक हो, स्कूल में पढ़ाता हो, चाहे कॉलेज में पढ़ाता हो, चाहे फैकल्टी में कहीं पर भी, वो एक सड़क की भांति होता है। एक बहुत अच्छा राजमार्ग भी हो सकता है, एक खराब रास्ता भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो कैसा है। उस मार्ग पर चलकर के बहुत से लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, और वो वहीं का वहीं होता है, जैसे कि सड़क वहीं होती है। कहते जरूर है कि सड़क पर चलेगी, क्यों कहते हैं कि अगर रणधीर जायसवाल कौंसलावास के अध्यक्ष बनते हैं, कल को ये और बड़े बड़े पद प्राप्त करेंगे तो बहुत युवान है, तो क्या होता है वो उन सड़कों पर चलते जाएंगे तो लगता है कि सड़क चल रही है, चलती नहीं है, चलती है उन लोगों से जो उस मार्ग को का वहन करते हैं। तो मैं हिंदू कॉलेज के उस अभूतपूर्व अद्भुत छात्र का अभिनंदन करता हूँ कि रणधीर जायसवाल आपने एल्बम लेक्चर होता है ना, जहाँ से हम पढ़े होते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है, तो उसमें जो व्यक्ति सेवा दे रहा है वो भी खुद उसी कॉलेज से पढ़ा हो, जिसके पिता किसी कॉलेज से पढ़े, उसके दादा किसी कॉलेज से पढ़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस स्फुरण जो हो रहा है वो मुझे इस समय होता है। तो मैं दूसरा बड़ा साधुवाद रणधीर जी आपको देता हूँ कि आपने इस लोकार्पण तो मंजूर करना एक और बात है, लेकिन इस पत्रिका की स्वीकृति देकर के उसको जारी रखने का जो आपने संकल्प लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे सरकारी कार्यालय में करने का अनुभव है, एक अध्यापक को कम हो पाता है, पर मैं ICCR जो विदेश मंत्रालय का ही है, उसकी पत्रिका का मुख्य संपादक रहा, तो मैं उस कार्यालय को जानता हूँ। ये काम आसान नहीं होते, लेकिन अगर आपने ये काम किया है तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात कि अनन्या के बारे में बहुत अच्छा अनूप जी बोले, बहुत अच्छा इन्होंने कहा, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रबंध संपादक है कि जो प्रबंधन में हर तरह से, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो गुणवत्ता का प्रबंधन हो, इन सब में बहुत पारंगत है। तो हमारे पास एक ऐसा प्रबंध संपादक है उसके ऊपर में बहुत गर्व होता है, इसलिए आप चाहे तो मेरा समर्थन कर सकते हैं। हमें जगदीश योम जी के रूप में एक संपादक मिले। जगदीश योम जी भारत के ख्याति प्राप्त विद्वान हैं। विद्वान होना और बात होती है, लेखक होना और बात होती है, लेकिन वो लेखक में विद्वान में ये थोड़ा सा रेयर कॉम्बिनेशन होता है, उनमें है। उन्होंने हाइकू पर काम किया, भाषा वैज्ञानिक है वो, उन्होंने
भाषा पर काम किया, कन्नौजी भाषा पर भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो है तो अमेरिका में इस समय, लेकिन दूर है, दूसरे छोर पर है, किसी वो आज नहीं आ पाए, लेकिन वो व्योम है, आकाश है। तो आकाश तो सब जगह है, जो कुछ हम उसके तो आकाश से ही आता है, तो व्योम जी के माध्यम से आ रहा है। तो एक उनका चयन जो अनूप जी के माध्यम से हुआ, मैं अनूप जी को साधुवाद और उनको उनके पीठ पीछे अभिनंदन करना चाहता हूँ। देखिए, ताली ऐसी चीज है जो खुलकर बजानी चाहिए। कला संपादक के रूप में विजेंद्र जी का चयन किया भार्गव जी ने, कौशल आवास ने उसको अनुमति दी। एक बहुत अच्छी, अभी आप देखेंगे कैसा डिजाइन उन्होंने बनाया। पत्रिका को जब आप देखेंगे पन्ने पर रखते समय एक सरसराहट आएगी। होता है ना, जब साहित्यकार लिखता है तो जो शब्दों में होता है वो तो होता ही, लेकिन जो कलम चलती है और कलम की जो सरसराहट होती है, जिसकी आवाज जो सुन लेता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो वो सरसराहट उन पंजों के फड़फड़ाने में उसकी ध्वनि आ जाती है। और जो कहते हैं ना, जो उनके बीच में लिखा होता है, अगर उसका अर्थ स्पष्ट कर सके साहित्यकार तो सबसे बड़ा, शब्दों के मध्य का अर्थ स्पष्ट करने वाला। तो ऐसी पत्रिका आपके सामने आएगी कि जिसमें वो ध्वनि आपको सुनाई देगी, लेखक की कलम की सरसराहट और पत्रिका के पन्नों की फड़फड़ाहट। वो अब देखिए, अभी थोड़ी सुविधा, हाँ प्लीज बिल्कुल खुलकर के बहुत सौभाग्य है हम सब का, सभी साहित्यकारों का, भाषाविदों का, विद्वानों का और शोधकर्ताओं की, आज हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक भाषा वैज्ञानिक, भाषाविद, एक बहुत बड़े प्राध्यापक, जिन्होंने हिंदी को अमेरिका जैसे देश में बहुत ज़्यादा प्रस्थापित किया। वो मैं कहता हूँ वो व्यक्ति नहीं है, वो एक बहुत बड़े संस्थान है, जहाँ से होकर के कितने कितने जो शिक्षार्थी हैं वो यहाँ पर हिंदी पढ़ा रहे हैं। वो खुद हिंदी भी जानते हैं, पंजाबी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, अंग्रेजी भी लिखते हैं और भी भाषाएं जानते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। जैसे उनका नाम है वैसे ही वो वीर गंभीर है, श्री सुरेंद्र गंभीर जी। आइए आपके सामने मैं और कुछ क्या आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि पत्रिका में जो संतुलन की बात की है वो एक बड़ी बात अनूप जी ने बताई है, वो उसकी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो संतुलन बना रहे। और पत्रिका का अंक जब आपके हाथ में आए तो उसको पढ़ के, उसकी रचनाओं को पढ़ के अगर आपको लगे कि मेरा आपका कद बड़ा है, आपको कुछ मिला है, तब मैं समझूंगा कि हम लोगों का जो ये योग है वो सार्थक हुआ। अन्यथा जब आपकी टिप्पणियाँ आएंगी तो हम उसको और बढ़ाने का बहुत कार्य करेंगे। मेरा काम तो बहुत आसान है, सलाह देना सबसे आसान होता है। हमारा देश तो सलाहकारों का ही है, जिसके पास आप जाइए कुछ भी बताइए। अगर आपने भी कहा ना कि पेट में दर्द हो रहा है तो आपको सलाह देना शुरू कर देगा। कुछ भी बात आप कीजिए, आप मकान बना रहे हो, आप दुकान खोल रहे हो, सलाह देंगे। तो इसलिए मेरा काम तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसको बहुत ही मनोयोग से करूँगा, क्योंकि मुझे इंडिया टुडे, माया, मुरखने, सरिता, मुक्ता का, हिमाचल का अनुभव है। तो मैं उस अनुभव को उसमें उड़ेलने की कोशिश अवश्य करूँगा अपनी सेवाओं में। ये मैं वादा संपादक, प्रधान संपादक से भी करता हूँ, रणधीर जी से भी करता हूँ, आप सबसे भी करता हूँ। और इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका अभिनंदन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं है तो कुछ नहीं है, पाठक नहीं है तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा नियामक आलोचक नहीं होता, पाठक होता है। अगर उसके हृदय तक पत्रिका स्पर्श कर रही है तो वो सफल है। अगर उसके हृदय को नहीं छुआ, या आप किसी फंक्शन में जाते हैं, देखते हैं, ताली बजाकर आ गए, बाद में आप सोचते हैं मेरा तो कुछ नहीं। इस पत्रिका के माध्यम से जब भी आप उसके पन्ने पढ़ते हैं, उसके अंतिम पृष्ठ तक आए, तो आपको लगे कि आपको आज कुछ मिला। इन शब्दों के साथ आपको पढ़ा। डॉक्टर हरीश नवल जी का आभार व्यक्त करते हुए, मैं उनकी सलाह का सम्मान करते हुए उनके लिए पुनः आपसे तालियां बजाऊंगा। सलाह देने वाला उन्होंने कहा कि बहुत आसान है, ऐसा है नहीं। मुझे लगता है क्योंकि जितनी गहराई से गूढ़ चिंतन के साथ आपकी सलाहें आने वाली हैं, वो हमारा मतलब मैं अगर संपादक मंडल के साथ अपने ऊपर करता हूँ तो ये सौभाग्य है कि ऐसे मनुष्य हों सलाह देने के लिए।
और साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि सलाह लेने के लिए हमारे अंदर खुलापन कितना है। तो सलाह आती है तो वो बोझ की तरह कई बार लग सकती है यदि अनूप जी जैसा मित्र संवेदनशील उदारता के साथ सलाह को लेके और विस्तार की तरफ बढ़ने के लिए प्रस्तुत नहीं हो। तो मैं अब जो हमारे प्रमुख वक्ता आज के एक अन्य उनके बारे में बहुत संक्षेप में कुछ कहने से पहले मैं एकदम अनौपचारिक रूप से ये कहूँगा कि कुछ लोगों की आंखें आपको ऐसा लगता है वो बहुत दूर तक देखती हैं, ऐसा लगता है वो क्षितिज के पार तक देखने की गहराई अपने भीतर सहेजे हुए हैं। साथ ही एक ऐसा निष्ठा वाला समर्पण भाषा के प्रति उनके भीतर है जिसको लेकर वो कुछ ऐसी संरचना बनाना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उसको और सहजता से सुगमता से अपनाते हुए आगे बढ़े। और क्या क्या चुनौतियां उस पर भी आपका बहुत गहन चिंतन है। तो हमारे जो आज के मुख्य अतिथि महोदय हैं उनकी उपस्थिति से भी यह जो सभागार है ये एक विशेष गरिमा प्राप्त करता है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज की भाषा समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, कैरेबियन देश गयाना, त्रिनिदाद, सूरिनाम, ग्वाडालूप, प्रशांत महासागर में, फिजी, हिंद महासागर में, मॉरिशस और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों की भाषाओं के संरक्षण और राज से संबंधित आपने बहुत सारे शोध पत्र लिखे हैं। जब शोध पत्र की बात आती है तो हमें लग ही जाता है कि बहुत विद्वान है, तो शोध वरना इस तरह के विषयों पर करना सबके बस की बात तो हो नहीं सकती है। विशेष करके जो हम एक अंतर्मुखता और बहिर्मुखता की बात करें तो हमारे युग में अंतर्मुखता धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो भी इस प्रकार की एकाग्रता से भाषा पर आपका जो चिंतन रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल पुस्तकों और विश्व कोश में भी प्रकाशित हुआ है। एक और बात है जिसके बारे में हम आदरणीय हमारे जिनका मुखारबिंद आप वहाँ बिल्कुल वहाँ भी गंभीर दिखाई दे रहे हैं वो अपने नाम के अनुरूप, तो प्रोफेसर सुरेंद्र गंभीर जी जो है उनका हम जब स्वागत कर रहे हैं तो मैं ये भी बात जोड़ रहा हूँ कि आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा भी पुरस्कृत और सम्मानित किया गया है। आप बताएं। महामहिम रणधीर जायसवाल जी, माननीय अनूप भार्गव जी, हरीश नवल जी, अशोक व्यास जी, अन्य विद्वजन और प्रिय बंधु, आज अनन्य के इस उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोग यहाँ अनन्य के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देने के लिए एकत्र हुए हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भारत का अमृत महोत्सव है और इस अमृत महोत्सव काल में इस भाषा के अमृत का पान हमें विभिन्न दिशाओं से मिल रहा है। राष्ट्रसंघ से भी कुछ संकेत मिले हैं कि वहां हिंदी की बात शुरू हुई है और आज हम सब के सामने अनन्य की पत्रिका हमारे काउंसलावास की वेबसाइट के ऊपर स्थापित होगी। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं समझता हूं कि आज के महत्वपूर्ण दिवस के 3 कारण हैं मेरे सामने। पहला कारण है कि इस पत्रिका को काउंसलावास अर्थात भारत सरकार का मार्गदर्शन, सहमति, सहयोग प्राप्त है। दूसरा कारण है कि इसकी जो टीम है उनसे मैं भली भांति परिचित हूं और बड़े विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि ऐसी टीम मिलना बहुत दुर्लभ है। अनूप जी जो सपना देखते हैं उसको साकार करते हैं, ये मैं कई वर्षों से देख रहा हूं। और एक बार इसी संदर्भ में मैंने अनूप जी के लिए ये कहा था
कि अनूप जी, कोई कौन कर सका तेरी समता, इसमें समता की है क्षमता। अनूप जी बहुत कुछ कर लेते हैं, समय तो हर घर के पास 24 घंटे ही हैं, परंतु उस समय का सदुपयोग करना ये अनूप जी को खूब आता है। और तीसरा जो कारण है वो ये है कि ये कार्यक्रम न्यूयॉर्क में हो रहा है। ये बात मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं समझता हूं कि न्यूयॉर्क सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है पूरे विश्व के लिए। जो कुछ न्यूयॉर्क में होता है उसका प्रभाव दुनिया भर में धीरे धीरे दिखने को मिलता है। तो न्यूयॉर्क बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इन 3 कारणों से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सब लोग अपनी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं इस पत्रिका की सफलता के लिए देते हैं। एक बात और जो मेरे ध्यान में है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मैं साहित्यकार नहीं हूं, भाषाविद हूं। भाषा के बारे में, भाषा का विश्लेषण करता हूं, भाषा के बारे में लिखता हूं। जैसा अशोक जी ने कहा कि कई देशों से डेटा इकट्ठा करके लाया, उसका विश्लेषण किया, उसके बारे में लिखा, और ये सब प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में है। गयाना, त्रिनिदाद, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, इन सब देशों के में फंसे हुए जो हमारे शर्तबंद इंडेंचर्ड मजदूर थे, उनसे बातें करके अपने टेप रिकॉर्डर में टेप बंद करके लाया, उसको नोट किया और फिर उसका विश्लेषण किया और उसके बारे में लिखा। और कुछ निष्कर्ष निकले हैं हम सब में से, जिसको मैंने अपने शोध पत्रों में और अपनी पुस्तकों में मैंने प्रकट किया है और बड़े महत्वपूर्ण शोध हैं। हमारी जो प्रवासी भारत के लोगों की समस्या है वो भारत की समस्या, भारत की भाषा समस्या से थोड़ी अलग है। हमारी समस्या ये है कि हमारी भाषाएं, हमारी जो विरासत की भाषाएं हैं वो दूसरी पीढ़ी तक हम कैसे पहुंचाएं, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। काम बड़ा सरल है लेकिन हो नहीं रहा है, और उसके लिए जिम्मेवार हम सब लोग माता पिता हैं। बच्चा 3 वर्ष की आयु में बोलना सीख जाता है, अगले 10 वर्ष वो उस भाषा का विस्तार करता है, नए नए शब्द सीखता है, इस समय क्या बोलना है, कितना बोलना है, यह भी सीखता है। लेकिन वो जो 12-13 वर्ष की आयु का समय है उसमें भाषा अधिग्रहण, मतलब भाषा की जो एक्विजिशन है, लैंग्वेज एक्विजिशन, उसका वो अमृत काल है, सबसे अच्छा स्वर्णिम काल है, जब भाषा बच्चा बड़े सहज में सीख सकता है। 2 भाषाएं सुनेगा तो 2 भाषाएं सीख जाएगा, 3 भाषाएं सुनेगा तो 3 भाषाएं सीख जाएगा। भारत के महानगरों में जो लोग रहते हैं उन सब का यह अनुभव है कि भारत में बच्चे 2-3 भाषाएं सहज में सीख लेते हैं। यहां भी सीख सकते हैं, लेकिन ये माता पिता पर यह फर्ज है कि वो बच्चों के साथ बड़े सार्थक संदर्भों में अपनी भाषा का प्रयोग करें। अंग्रेजी तो बच्चे सीख जाएंगे, बाहर से भी सीख जाएंगे, टीवी से भी सीखेंगे, जब स्कूल जाएंगे तो वहां अपने जो सहपाठी हैं उनसे भी सीख जाएंगे, अपने अध्यापकों से सीख जाएंगे, उसकी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारे बच्चे अगर एक भाषा और सीखते हैं तो बड़े होकर आपको धन्यवाद देंगे। और ऐसे मैं विद्यार्थियों को जानता हूं, मैं जिस विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाया है कई वर्षों तक, वहां जिन विद्यार्थियों
को ये जो अवसर नहीं मिला भाषा सीखने का, वो हमारे कोर्स में ये बातें सुनकर जब घर गए तो माता पिता से उन्होंने लड़ाई की इस बात की कि आपने हमारे साथ भाषा क्यों नहीं बोली आपने। तो कहने का अर्थ यह है कि बच्चा बहुत सहज में भाषा सीखता है, सिर्फ बोलना ही है आपको और कुछ नहीं करना उसको। अगर वो बोलना सीख जाता है तो लिखना पढ़ना तो बाद में भी आ जाता है बाद में। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। और आज के हमारे इस एकत्रीकरण में मैं देख रहा हूं कि दूसरी पीढ़ी के लोग बहुत कम हैं इसमें, शायद एक आध कोई हो यहाँ पर, लेकिन नहीं है। और ये कार्यक्रम जितने भी होते हैं, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी देखने को मिलता है कि दूसरी पीढ़ी के लोग बहुत कम आते हैं उसके अंदर। ये ठीक है कि पहली पीढ़ी के लोग इस देश में आते रहेंगे और पहली पीढ़ी के लोग इन सब बातों का आनंद उठाते रहेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन दूसरी पीढ़ी तक अगर हम ये भाषा पहुंचा सके किसी न किसी रूप में, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बात आगे चलती रहे, तो बच्चों के दोनों हाथ में लड्डू होंगे, एक हाथ में अंग्रेजी होगी, एक हाथ में हिंदी होगी। और जब हिंदी होगी या कोई दूसरी भारतीय भाषा होगी, जो भी है, तो वो भारत से भी उनका संबंध अच्छा बनेगा, सुदृढ़ बनेगा। जो साहित्य है, जिस साहित्य की हम बात कर रहे हैं, अगर वो साहित्य को नहीं पढ़ पाते हो तो ये उनका बड़ा दुर्भाग्य होगा उनका, और अगर पढ़ पाते हैं तो ये बहुत सौभाग्य होगा उनका। और हिंदी साहित्य के अंदर ऐसे ऐसे सुंदर मौक्तिक हैं, बिल्कुल मोती हैं, बिल्कुल बड़े बड़े अच्छे मन स्पर्शी विचार हैं उसके अंदर, बिल्कुल। उनको अगर हम पढ़ें तो पता लगेगा कि दुनिया का कोई ऐसा साहित्य नहीं है जिसकी तुलना हिंदी साहित्य न कर सके। तो उन विचारों से, उस प्रकार के साहित्य से हमें अपने बच्चों को वंचित नहीं करना चाहिए, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। तो आज अनन्य के इस प्रकाशन के शुभ अवसर पर बधाई देते हुए और अनूप जी को और बाकी टीम को अपने सब आपकी तरफ से और अपनी तरफ से पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए मैं आपसे फिर ये आग्रह करता हूं कि जो मैंने कहा उसके बारे में जरूर सोचिए और उस विचार को अपने साथ लेकर जाइए, यहाँ मत छोड़ जाइए प्लीज। तो इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अनन्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमने कहा कि अनन्य का सफलता तभी संभव है जब हमें चारों तरफ से सहयोग, स्नेह, शुभकामनाएं मिले। इन्हीं शुभकामनाओं की तरफ बढ़ते हैं, जबकि दुनिया के कोने कोने से हमें जो हमारे अग्रज हैं, मार्गदर्शक हैं, उन्होंने हमें शुभकामनाएं मिली हैं, हम उन्हें सुनेंगे। मैं कुछ नाम जब तक शुरू हो बताना चाहूँगा। हमारे बीच में चित्रा मुदगल जी आ रही हैं, ममता कालिया जी आ रही हैं, सूर्यबाला जी आ रही हैं, अनिल जोशी जी आ रहे हैं, जवाहर कर्नावट आ रहे हैं, यूके से मीरा कौशिक जी हमारे बीच में आ रही हैं, अलका सिन्हा जी हम सुनने का मौका मिलेगा। आइए बढ़ते हैं। नमस्कार। आज एक ऐतिहासिक क्षण है। जाहिर है अलग हटकर एक नई अलग जगाने का हौसला आसान नहीं होता, लेकिन तब वह अनेक चुनौतियों के बावजूद मुश्किल भी नहीं। जब उसके पीछे लक्ष्य को सिद्ध कर पाने का समवेत सुदृढ़ संकल्प होता है। एक सपना सच होने जा रहा है। विदेश की धरती पर भारतीय कौंसलावास न्यूयॉर्क द्वारा हिंदी की उन्नयन और प्रचार प्रसार के लिए एक वेब पत्रिका अनन्य के लोकार्पण का यह सुखद क्षण है और उसी संकल्पबद्धता का ऐतिहासिक अवसर है जो आज माननीय श्री रणधीर जायसवाल, भारतीय प्रधान कौंसिल की अध्यक्षता में संपन्न होने जा रहा है और हम सब इन सुखद क्षणों के साक्षी बन रहे हैं।
गवाह बन गए। कवि अनूप भार्गव के इस उत्साह को मैं सलाम करना चाहती हूँ। वे हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार को लेकर बहुत सी योजनाओं पर सक्रिय हैं और अपने अनेक उत्साही सहयोगियों के साथ दुनिया भर की युवा पीढ़ी को जोड़ रहे हैं। हिंदी से प्यार है और साहित्यकार के माध्यम से जगा रहे हैं उनके भीतर की सृजनात्मकता को बाहर लाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए और हिंदी साहित्य को दिनों दिन समृद्ध करने के लिए। फिर कहना चाहूंगी, भारतीय राजदूतावास की इस सारस्वत पहल को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ और उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूँ कि उनकी इस पहल में हम भी उनके साथ खड़े हुए हैं। जय हिंद। पत्रिका का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण कदम। आज जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की बात सुन रहे हैं, हिंदी के माध्यम से सूचनाएं देने की बात सुन रहे हैं, तो ये कदम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वास्तव में लेखन और प्रकाशन किसी भी भाषा की तरह हिंदी के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए न केवल सरकार बल्कि समाज को भी साथ में यह उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। न्यूयॉर्क कौंसलावास द्वारा उठाए गए इस कदम से अन्य उच्चायोग, दूतावास, कौंसलावास प्रेरणा लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। मैं इस महत्वपूर्ण पहल के लिए न्यूयॉर्क कौंसलावास के प्रमुख श्री रणधीर जायसवाल, संपादक श्री जगदीश व्योम, प्रबंध संपादक श्री अनूप भार्गव और कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं। अमेरिका से कौशलावास के सहयोग से और उनकी पहल से हिंदी की व्यवसायिक पत्रिका अनन्य निकलने वाली है। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि देखिए, भाषा एक तो और दूसरे देश के बीच बिल्कुल का काम करती है और हिंदी में मुस्कुराइए, हिंदी में बोलिए, अपनी बात कहिए, गुनगुनाइए, गीत कहिए और सारी काम हिंदी में एक मुख्य भाषा के रूप में वहाँ पर कीजिए। कितनी बड़ी बात है कि न्यूयॉर्क से एक पत्रिका निकलने वाली है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूचना बहुत सुखद, बहुत आह्लादकारी है। ये अमेरिका स्थित भारतीय कौंसलावास से हिंदी की एक मासिक पत्रिका निकलने जा रही है जिसका नाम है अनन्य। निश्चित रूप से इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी का क्षितिज व्यापक होगा। इसका सवाल और संवर्धन की नई नई दिशाएं निकलेंगी। सबसे बढ़कर के मुझे इसका सूत्र वाक्य कि अपनी भाषा में मुस्कुराइए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसने भी ये सूत्र वाक्य रखा है उसे उसका अभिनंदन, उसे मेरी बधाई, क्योंकि मेरे लिए इसके बहुत गहरे अर्थ होते हैं, बहुत गहरे अर्थ हैं। भाषा में हम तभी तो मुस्कुराएंगे जब हम उस भाषा को प्यार करेंगे, जब उस भाषा के सौंदर्य और समृद्धि को समझेंगे, उसके सौंदर्य को सराहेंगे, उससे जुड़ेंगे। जब हम समझेंगे अपनी भाषा को, जब उस पर गौरवान्वित महसूस करेंगे, तभी हम उस पर मुस्कुराएंगे। तो मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं, अभिनंदन, और मैं उतावली से प्रतीक्षा कर रही हूँ इस पत्रिका के प्रकाशन की। न्यूयॉर्क में भारत के प्रधान कौंसलावास की आधिकारिक वेबसाइट पर हिंदी के मौलिक रचनाकारों द्वारा संचालित पत्रिका अनन्य का लोकार्पण एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है, एक ऐसी पहल है जिसका प्रभाव मेरे दृष्टि में दूरगामी और बहुत व्यापक होगा। ये हिंदी के वैश्वीकरण की यात्रा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। मैं इस अवसर को संभव बनाने के लिए न्यूयॉर्क में भारत के प्रधान कौंसल जनरल श्री रणधीर जायसवाल जी का और इसके संस्थापक प्रबंध संपादक अनूप भार्गव जी का अभिनंदन करता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ
बधाइयाँ देता हूँ और भारत की ओर से समस्त वैश्विक हिंदी जगत को अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ। मैं इस मौके पर ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कि अगर सारी दुनिया में भारत के सारे दूतावास, कौंसलावास और प्रमुख सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं अपनी अपनी वेबसाइट्स पर न सिर्फ हिंदी की लेकिन हमारी प्रमुख भारतीय भाषाओं में इसी तरह की मौलिक पत्रिकाएं शुरू करें, निकालने लगे, तो सारी भारतीय भाषाओं की सुगंध सारी दुनिया में फैल जाएगी। मुझे आशा है कि कभी न कभी ये सपना भी हमारा सच होगा। नमस्कार। आदरणीय अनूप भार्गव, माननीय रणधीर जायसवाल और डॉक्टर सुरेंद्र गंभीर जी, अनन्य एक अद्वितीय सोच है। हम विदेश से करोड़ों भारतीय मूल के लोग अपनी भाषा के सुरों में विदेशी भाषाओं को जीते हैं और अपनी भाषा संस्कृति में अपने नवरसों को सजाते हैं। ऐसे में अपनी मूल भाषा हिंदी में अभिव्यक्ति का अवसर देती अनन्य पत्रिका के लोकार्पण के समय यूके लंदन स्थित वाराणसी संस्था और दिव्या माथुर की मंडली की तरफ से आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। अपनी भाषा में न्यूयॉर्क स्थित भारत के प्रधान कौंसलावास द्वारा उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर हिंदी पत्रिका अनन्य का शुभारंभ किया जाना निश्चय ही हिंदी भाषा और साहित्य के लिए एक बड़ा मंच साबित होगा। यह पत्रिका अपने मन की बात साझा करने का स्वस्थ और सुंदर जरिया बनेगी और हमारी मानसिक क्षुधा को शांत करने में खुराक की तरह काम करेगी। इसी के साथ हमारा पहला सवाल हमारी मुस्कुराहट होती है। यह मुस्कुराहट अगर अपनी भाषा में हो तो उसमें एक तरह का अपनापन भी आ जाता है, जिससे संबंधों का रंग निखर होता है। इसलिए आप सभी से मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि अपनेपन की भाषा में यानी अपनी भाषा में मुस्कुराइए और देखिए दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी। पत्रिका की निरंतरता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भार्गव जी के माध्यम से मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि न्यूयॉर्क स्थित भारत के प्रधान कौंसलवास से अनन्य पत्रिका की शुरुआत हो रही है। मैं इसे वैश्विक हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मानता हूँ। 25 देशों की 120 वर्षों की हिंदी पत्रकारिता पर कार्य करते हुए मैंने यह महसूस किया है कि हिंदी के प्रयोग एवं प्रचार प्रसार में इन पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अनन्य पत्रिका भारतवंशियों को अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ने और हिंदी लेखन को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अपनी भाषा में मुस्कुराना जीवन को सार्थकता भी प्रदान करता है। वो सब जो अनुपस्थित हैं यहाँ पर लेकिन उपस्थित हुए और उनके माध्यम से सचमुच ऐसा लगा मुझे एक बार फिर से कि हम एक ऐतिहासिक उत्सव के साक्षी भी बन रहे हैं और उसको सफल बनाने में अपनी उपस्थिति से कुछ योगदान भी दे रहे हैं। तो मैं जहाँ इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करूं कि ये चित्रा मुदगल जी से लेके सूर्य बालाजी से लेके राहुल देव जी उन सब ने अपनी ओर से जो वक्तव्य दिया उससे भी इस वातावरण की और गरिमा बढ़ती है। उस प्रकार से आप सब में से कुछ हमारे साथी जो अभी उपस्थित नहीं है जो हिंदी से प्रयोग करने वाले लेकिन बहुत सारे उपस्थित हैं भी, तो हमारे जो मुख्य आज के संबोधन जिनका होने के बाद में हम विधिवत अनन्य की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं प्रोफेसर सलूजा जी को अपने बीच में देख रहा हूँ जो अपने अखबार के अलावा अन्य रूपों में भी
हिंदी भाषा की तरफ सक्रिय रहते हैं। रजनी जी अनूप जी को सक्रिय रखती हैं, बिंदु जी हैं, पूर्णिमा जी का शिक्षायतन भी, और तो सुषमा जी भी, और पूर्णिमा जी का नाम लिया गया, और बाकी जिनका नाम नहीं भी लिया गया वो सब, बल्कि सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा अतिरिक्त महत्वपूर्ण हो जाता है आपका इस कार्यक्रम में उपस्थित होना, जहाँ पर जिस उल्लास उत्साह की एक धमक हमने इन सब की वाणी में सुनी है, उसका सूत्रपात करते हुए हमारे जो आदरणीय रणधीर जायसवाल जी हैं, आपने 1998 में प्रारंभ किया अपना कार्यकाल, और मुझे अचानक लगा कि मेरे और आपके बीच में इतनी अच्छी आत्मीयता क्यों है, क्योंकि मैंने 98 में ITV में काम करना शुरू किया, तो ये हमारी यात्रा करीब समान रही है। तो लेकिन आप IFS के रूप में जो पिछले 2 दशकों में आपका जिस तरह का कैरियर रहा है, और जो कुछ आपने सीखा, और भारत के प्रेम को पोर्चुगल, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका में परमानेंट मिशन जो भारत का है, या न्यूयॉर्क में उसके द्वारा, और महत्वपूर्ण जो आपके कई असाइनमेंट रहे हैं, जिनका मैं विस्तार से उल्लेख न करते हुए भी ये याद करना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पहले आप डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में, फिर आपने भारत के संबंधों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखा, और जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में आपने वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में अपनी सेवाएं दी हैं, और भारत के राष्ट्रपति महोदय के साथ भी आपने समीप से जो कार्य किया, उसके लिए भी आपकी विशेष रूप से इस रूप में सराहना की जाती रही है कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय का पोर्टफोलियो था, उसको आपने संभाला। इसके अलावा जो बात इस पत्र के माध्यम से आपके तक पहुंचाऊं, उससे हटके मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा बहुत कम होता है अपने पद पर रहते हुए मनुष्य के भीतर का जो मनुष्यत्व है वो इतना सरल और तरल रूप से सबको छू पाता हो, और जिसके अंदर हृदय में इतना अवकाश हो कि वो सबको आत्मीयता से अपना सके, ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का और सौभाग्य है। और साथ में आपको स्पोर्ट्स में और एनवायरमेंट, कल्चर, मॉन्यूमेंट्स, और खुशी की बात है कि भोजन की तरफ भी आपको विशेष रुचि है। नहीं रणदीप जी, तो जो भोजन प्रिय होता है वो हमको बहुत प्रिय होता है, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला भी हम कहते रहते। पर इतिहास के आप विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भाषा का प्रेम है हरीश जी आपका, तो उसमें हिंदी के अलावा अंग्रेजी, पोर्चुगीज, स्पेनिश में भी आप बात कर लेते हैं, और बिहार के होने के नाते वो बिहार के डायलेक्ट से भी परिचित हैं। आभा जी अभी यहाँ पर नहीं है, पर उनकी आभा भी आपके भीतर आंदोलित रहती है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप हिंदी के संबंध में बात करते हुए यदि बिहार के डायलेक्ट में भी कुछ बोलेंगे तो उसका भी एक अलग रस आएगा। तो आप अपने संबोधन के बाद में हमें अनन्य पत्रिका की तरफ भी ले जाएंगे, इसके लिए भी आपका डबल तालियों के साथ स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस समारोह में छोटे छोटे लोग हैं, नए नए लोग हैं, यंग लोग हैं। ये देख के बड़ी खुशी होती है कि हिंदी के इस कार्यक्रम में हमारे युवा वर्ग के लोग हमारे यहाँ साथ में मौजूद हैं। इतनी सारी शुभकामनाएं मिल गई अनुभव भार्गव जी आपको। मेरे ख्याल से समय आ गया है कि इस लोकार्पण करें और अपने अपने रास्ते हम लोग चलें, क्योंकि इतनी सारी शुभकामनाएं हमने देखा दुनिया के हर कोने से, यूके, लंदन से, हिंदुस्तान से, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हमारे अशोक चक्रधर जी से। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और ये शुरुआत आगे जाएगी, और हम लोग सब मिलकर हिंदी के प्रचार प्रसार, और सिर्फ हिंदी ही नहीं, भारत की अन्य भाषा प्रचार प्रसार में संलग्न होकर इसको आगे ले जाएंगे। आज का ये दिन शुभ दिन है हिंदी प्रेमियों के लिए, भारतीय भाषाओं से प्रेम करने वालों के लिए, और मेरे लिए खासकर कई एक कारण है। एक तो ये नई शुरुआत हिंदी प्रेमियों के बीच की जा रही है,
दूसरी की इस साल 2022 एक मील का पत्थर है हमारे इतिहास में, हमारे जीवन में। भारत का 75वां साल, आज़ादी के 75वां साल मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और हमारे बीच हमारे कॉलेज के अध्यापक, मेरे गुरुजी डॉक्टर हरीश नवल भी मौजूद हैं। इन सब चीज़ों को लेके ऐसा लगता है कि अनन्य की शुरुआत बहुत शुभ और बहुत बेमिसाल है, और आने वाले दिनों में आगे तक हम जा पाएंगे। यहाँ पर अपने लोगों के बीच में उठना बैठना होता है तो ऐसा लगता है कि, और कारण भी है कि ज़्यादातर अंग्रेजी बात करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी इस देश में अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन कभी कभी, जैसे 2 दिन पहले की बात है, हम लोग एक कार्यक्रम में लौमायन में थे, वहाँ एक छोटी सी लड़की थी 10वीं कक्षा की, वो फराटेदार हो जाती बोल रही थी। फराटेदार, जैसा कि मान लो सुरेंद्र नगर में बैठे हैं, अहमदाबाद में कहीं बैठे हैं, तो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कहीं की मैं यहीं की पैदाइश हुई, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा, और इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो हमारे साथ हैं। वो हैं तो हिंदी है और हमारे अन्य भाषा है। अनन्य की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है, और मैं शुक्रगुजार हूँ अनूप भार्गव जी का, जो इन्होंने ये कार्यभार संभाला और हिंदी को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। इसको एक पैमाने में देखें तो बड़ी बहुत गहरी बात है। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। हम लोग जब स्कूल में होते थे तो ये कहा करते थे H2O को H2O ही कहा जाता है, उसको कुछ और नहीं कहा जाता है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि विज्ञान का भाषा नहीं बन पाया, हमारी भाषा विज्ञान की भाषा नहीं बन पाई। तो H2SO4 है तो H2SO4 ही होता है हिंदी किताब में, चाहे गुजराती किताब में। तो ये बड़ी अच्छी पहल है कि आपने टेक्नोलॉजी से हिंदी को जोड़ा है। और मेरे तरफ से एक प्रस्ताव है कि अनन्य को अगर आप मौका देंगे तो हम सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस और अन्य जगहों को जोड़ सकते हैं। वहाँ पर जो हमारे दूतावास के लोग हैं उनसे हम ये कह सकते हैं, प्रस्ताव भेज सकते हैं, चिट्ठी पत्र लिख सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं इसको पढ़ें, या इसमें जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं अनन्य में, वो लोग भी इससे जुड़े। तो आप सबको, हमारे मुख्य अतिथि सुरेंद्र गंभीर जी, आपके बारे में अनूप भार्गव जी ने बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि 70 के दशक से यहाँ पर संलग्न है हिंदी के प्रचार में, हिंदी को पढ़ाने में और हिंदी को आगे ले जाने में। तो एक बार फिर से आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं अनन्य के लिए, हिंदी के लिए, और आइए साथ मिलकर इसको हम हिंदी के प्रचार देख रहे हैं टीम हम लोगों की। डॉक्टर जगदीश योग भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे संपादक हैं, उनका सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। विजेंद्र विज, डॉक्टर हरीश नवल हमारे बीच में है ही, और हमारे तकनीकी सलाहकार जो हैं बालेंदु शर्मा दाधीच, उनका नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूँगा। हिंदी और तकनीक की जब बात होती है तो बालेंदु के बिना पूरी नहीं होती। मुझे खुशी है कि वो हमारे मित्र रहे हैं, हमारे साथ में हैं। संपादन सहयोग में हैं स्वरांगी साने और आभा खरे,
और हमें व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं अमित खरे और गीता गिलौरिया। अमित खरे दिल्ली में है, गीता गिलौरिया नॉर्थ कैरोलिना में है। और देखिए हैं ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर का रणधीर जायसवाल जी का संदेश ये आप पढ़ेंगे ही, तो मैं इसको बस क्विकली हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरी बात डॉक्टर जगदीश योगी की बात। अनिल प्रभा जी हमारे बीच में आए हैं। अनिल प्रभा जी जरा हमें एक कहानी चुनी थी इसके लिए और हमें खुशी है कि अनिल प्रभा जी हमारे बीच में हैं। अनिल प्रभा जी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से विदेश प्रसार सम्मान मिला हुआ है। आप इनकी कहानी पढ़ेंगे। मानसी चटर्जी कनाडा में रहती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, एक बात हमें और बताएंगे कि हमने इसमें ऑडियो और वीडियो को भी सब शामिल करने की कोशिश की है। तो ये जो आप देख रहे हैं पतझड़ की बदलाई धूप, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस गीत को मानसी की खुद की आवाज में सुन पाएंगे। पूर्णिमा वर्मन जी बहुत समय से, अगर आपने अनुभूति और अभिव्यक्ति पत्रिका पढ़ी है, तो अगर मैं कहूँगा कि इंटरनेट पर हिंदी को लाने में अगर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ है तो पूर्णिमा वर्मन जी हैं। हमें खुशी है कि हम उनकी गीत इसमें शामिल कर पाए हैं। कमलेश भट्ट कमल जी गजल के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, उनकी आप गजलें पढ़ेंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं लघु कथा की ओर, जिसमें आप 2 लघु कथाएं पढ़ेंगे, संगीता मंडाल ब्रिज। और फिर हम आते हैं हाइकू के ऊपर। हमने कविता की सभी विधाओं को शामिल करने की कोशिश की है, नवगीत, गजल, हाइकू। तो आप हाइकू पढ़ेंगे। मंजू मिश्रा जी कैलिफोर्निया में रहती हैं। हमने बच्चों के ड्यूक विश्वविद्यालय में जो नॉर्थ कैरोलिना में है, वहाँ पे एक कार्यशाला हुई थी जिसमें बच्चों से हाइकू लिखवाए गए थे। तो कुसुम नैप्सी वहाँ पे पढ़ाती हैं, उनके सौजन्य से हमें ये मिला। प्रेम जन्मय जी व्यंग की दुनिया में बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। व्यंग यात्रा के नाम से पत्रिका निकालते हैं, उनका व्यंग हमें मिला, हम बहुत आभारी हैं उनके। शार्दुल नौजा सिंगापुर में रहती हैं, बहुत अच्छी गीत लिखती हैं और हमारे हिंदी से प्यार है समूह की कार्यकारिणी समिति में है। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा। ये आप वीडियो देख पाएंगे उनका इस गीत का, बहुत प्यारा गीत है। संदीप व्यास हमारे न्यू जर्सी में रहते हैं, अभी वो किसी कारण से आ नहीं पाए हैं। बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, उनकी कविता इसमें है। अशोक भौमिक जी बहुत बड़े चित्रकार हैं और चित्रकला के आलोचक हैं, बहुत बड़ा नाम है भारत में। तो वो बात कर रहे हैं एक चित्र के बारे में जो आप अगले पन्ने पे देखेंगे। तो एक चित्र को किस तरह से एक चित्रकार देखता है, उसकी बारीकियों पे बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि कहानी, लघु कथा, कविताएं के साथ साथ कला को भी छुएं, तो ये उसमें है। फिर हमारे आते हैं जो हमारे संपादक हैं, हमारे तकनीकी सलाहकार हैं, वो एक तकनीकी और ज्ञान विज्ञान पर एक लेख है उनका कि पासवर्ड के दिन लगने वाले हैं, यानी कि अब आपको पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लेखों को भी लाएं जिनसे आप जुड़ सकें और जिनको आप काम में ले सकें। ये बहुत अच्छा लेख है। डॉक्टर गंभीर का परिचय देने की जरूरत नहीं है और हमें खुशी है कि डॉक्टर गंभीर ने एक ऐसा विषय चुना है जो कि केवल अमेरिका में रहने वाला ही लिख सकता है। अमेरिका से भारत कैसा दिखता है, बहुत ही रोचक लेख है, आप पसंद करेंगे इसको। हमने यहाँ के अमेरिका में क्या हो रहा है उन गतिविधियों को शामिल करने की कोशिश की है। तो टेक्सास में एक हिंदी पाठशाला ने एक कार्यक्रम किया था, उसकी हम रिपोर्ट दे रहे हैं। न्यू जर्सी में अभी 2 हफ्ते पहले ही एक बहुत बढ़िया एक नाट्य समारोह हुआ था, उसकी हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। काजल कुमार बड़ा अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, आप ये तो यही पढ़ सकते हैं। हमने सामयिक विषय लिए हैं, तो महंगाई जो एक है और एक कोरोना के बूस्टर का, तो आप पढ़ेंगे। और अंत में हम एक अंतिम पृष्ठ है जिसमें एक चित्र हम लोग दे रहे हैं सोचने के लिए आपको। तो ये भी अशोक भौमिक की तरह चित्र है। तो हम लोगों ने पत्रिका का साइज जो है वो छोटा रखा है।
हमने इस तरह से सोचा है कि उसको 20 या 30 मिनट के बीच में आप पढ़ सकें, क्योंकि हमारा मानना है कि उससे ज़्यादा का समय आजकल नहीं होता है। तो हम लोग उसका पत्रिका का साइज जो है वो छोटा रख रहे हैं, और हम शायद कोशिश करें कि अगर हम सफल होते हैं इसमें तो हम इसको पाक्षिक भी बना सकते हैं 2 हफ्ते के बाद, लेकिन एक छोटे साइज की। ये हमारा वो है। लीडर साहब हमारे बीच में, हम आपसे बाद में सुनना चाहेंगे इस लोकार्पण के बारे में। एक संदेश जो हमें डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी ने लिखकर भेजा है। कमल किशोर गोयनका जी प्रेमचंद साहित्य पे शायद सबसे बड़ा नाम है। आप इससे पहले पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के। उन्होंने बड़ा प्यारा सा संदेश दिया है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। मुझे जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि अमेरिका में हिंदी प्रेमी श्री अनूप भार्गव के प्रयास से न्यूयॉर्क स्थित भारतीय कौंसल आवास अनन्य नाम से एक वेबसाइट हिंदी पत्रिका प्रारंभ कर रहा है, और इसका लोकार्पण हिंदी भाषाविद डॉक्टर सुरेंद्र गंभीर की अध्यक्षता में हो रहा है। हिंदी विश्व के लिए शुभ सूचना है, और भारत के साथ विश्व के सभी हिंदी भाषी इसका स्वागत करते हैं। हम सभी को हिंदी से प्यार है, और हमें जीवन के कार्यों को हिंदी में करने के साथ हिंदी में ही मुस्कुराना चाहिए। हम जब हिंदी में मुस्कुराने लगेंगे तो हिंदी के साथ साथ उसकी संस्कृति, संस्कार, इतिहास तथा जीवन मूल्य भी हमारे जीवन का अंग बने रहेंगे, और हम विदेश में रहकर भी अपने भारत के साथ जीवित रहेंगे। हम हिंदी में मुस्कुराएंगे तो भारत भी मुस्कुराएगा, और फिर विश्व भी। अच्छा, अब हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हम की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में हेमंत कुलकर्णी जी हैं, जो कि न्यूजर्सी में एक बहुत ही संगीत का विद्यालय चलाते हैं। और आज का जो कार्यक्रम हमारे पास होने जा रहा है उसमें मुख्यतः उन्हीं के बच्चे हैं। तो अब हम एक बहुत ही रोचक कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। मैं हेमंत कुलकर्णी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे बीच में आए और यहाँ से कार्यक्रम करें। जब तक ये तैयारी हो रही है, मैं हमारे मित्र और जो अनन्य के पीछे बहुत बड़ा नाम मिलिंद राणा जी को मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। तो मिलिंद भाई कहाँ पर है आप? मिलिंद भाई का अनन्य पत्रिका के बीच में उनका नाम नहीं है, लेकिन सहयोग बहुत रहा है। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि आज ये अनन्य पत्रिका हिंदी की कौंसिल आवास की तरफ से हम इस समारोह के साक्षी हैं। तो आप सब लोगों का अभिनंदन है। और कार्यक्रम के अगले भाग में हम इन युवाओं का गायन सुनेंगे। तो चलते हैं कार्यक्रम के नमस्ते, मैं हेमंत कुलकर्णी न्यूजर्सी से हूँ। मेरे छात्रों को लेके मैं यहाँ आया हूँ। मुझे अनूप जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मैं, और इस तरह से आपने जो इन छात्रों को प्रोत्साहित किया है उसके लिए माननीय जायसवाल जी का भी बहुत आभारी हूँ। हम आज पेश करने जा रहे हैं अलग अलग हिंदी शास्त्रीय
उपशास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए गाने। तो पहला गाना जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है भोर आई गया अंधियारा। वो बहुत सिंबॉलिक है, आप सब लोगों को पता है। और ये बच्चे, मैं ये कहना चाहूँगा कि इनमें से किसी को हिंदी की पहचान नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सुर और संगीत भाषा से बहुत पार हो जाते हैं। और मेरे स्कूल पाठशाला के जो छात्र हैं वो अलग अलग भाषिक, अलग अलग भारतीय प्रांतों से आते हैं। कई लोग हिंदी में माहिर भी हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं कि वो हिंदी नहीं जानते लेकिन संगीत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसीलिए हम पहला गाना पेश करने जा रहे हैं, भोर आई गया अंधियारा। गाने कलाकार जो है वो है अर्जुन रामकृष्णन और सारा कुलकर्णी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Namaste, my name is Arjun Ramakrishnan. So the first song that we're going to present is Bhor Aaye Gaya Andhiyara, and this song symbolizes the ushering of a dawn that dispels the dark night. This represents the darkness that we've all gone through, which is the pandemic. तेरा मेरा देखो कहता है तुमसे सब
भी करना है आज कर लो। अरे याद रखो जो भी की है वाणी, बदलती नहीं है समय की धारा। बोलाई गया अंधियारा, बोलाई गया अंधियारा, गया अंधियारा, गया अंधियारा। अब आ रहे हैं दूसरे गाने के लिए। हमारा सबसे जवान कलाकार ऋषभ रामकृष्णन, और वो प्रस्तुत करने जा रहा है एक मशहूर गाना लागा चुनरी में धागा। Oh
एक बात कहना चाहूंगा श्रोताओं के लिए कि इन गानों के जो ट्रैक्स आप सुन रहे थे वो भी अर्जुन और ऋषभ ने खुद कीबोर्ड पे बजा के बनाए हैं। मुझे और अच्छा लगता था कि सब कुर्सियां भरी हुई थी। हरी है वो सब सुन रहे हैं सर। हाँ, कई लोग बाहर से सुन रहे होंगे। अगला गाना हम जो पेश करने जा रहे हैं वो और जरा आप बताइए कौन सी हो? पीबी नसुनार। ये बहुत बढ़िया द्वंद्व गीत है, ड्यूएट है मन्ना डे जी और लता जी का, और आपको सुनकर आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगी।
ये युवा गायिका जो है उसका नाम बताना भूल गया, ये है ईरा कुलकर्णी और अर्जुन राव। इसके बाद आप सुनेंगे अगला गाना जो है वो नहीं सावरे से, और एक लता जी का बहुत बढ़िया बहुत मशहूर गाना है, वो दो बहनें अभी प्रस्तुत करेंगी, ईरा और सारा कुलकर्णी। सांवरे सांवरे।
ये गीत हमने गए साल भी प्रस्तुत किया था, लेकिन वो सब ऑनलाइन था। अब आप सुनेंगे इन पर्सन। वंदे मातरम। गाने वाले कलाकार हैं अर्जुन, सारा और हीरा। Thank you.
सभी चारों बच्चों को बहुत ही आउटस्टैंडिंग, मतलब यहाँ पर रहकर इस तरह के संगीत से जुड़ना एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए मैं सभी बच्चों को और थोड़ी सी माफी मांगता हूँ कि हम उन्हें ज़्यादा श्रोता नहीं दे सके, लेकिन जायसवाल जी ने मुझे कहा है कि वो उसकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे और ये रिकॉर्डिंग जो है सबके पास उपलब्ध होगी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत और अब मैं हमारी हेड ऑफ चांसलरी श्रीमती सुमन सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो आए और बच्चों को सर्टिफिकेट्स जो हमें कहे थे वो सुमन जी का, जैसा मैंने पहले भी कहा, इस पत्रिका को यहाँ तक लाने के लिए बहुत बड़ा जिस ऑर्डर में है उसी में मैं बताऊंगा। सबसे पहले ऋषभ रामकृष्णन, सारा, हाँ अभी सारा कुलकर्णी, कुलकर्णी, अर्जुन रामकृष्णन, और एक बार हाँ हेमंत कुलकर्णी जी और स्वर संगम स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए स्कूल के लिए आइए अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोग्राम के लिए खुशियाँ भरी भरी रहेंगे। हो गया मैडम आपका?